Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we are going to discuss in a very brief the topic armed forces. So we are going to do a quick revision of this particular topic because it is very important and it come under your special subjects. So it become more important. So let's do a very quick revision of this particular topic. So the very first is the President of India is the supreme commander of all the armed forces of the country. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर फोर्सेस आती है डेट इज़ योर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स दी सुप्रीम कमांडर कौन है सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल दी थ्री फोर्सेस इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसको हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन the Chief of Army Staff is the head of Indian Army and is responsible for the command, training, operation and administration. ठीक है, तो इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं वो कौन है? तो वी ऑल नो हु इज़ ही इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अब ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे डेट हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ठीक है, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर दी कमांड ट्रेनिंग, कमांड की ट्रेनिंग के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ रिस्पेक्टिवली, अपने अपने फोर्सेस के लिए. देन द हेडक्वार्टर ऑफ आर्म फोर्सेस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो सारी आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? It is in New Delhi, and here we are discussing about the headquarter of Indian Army. So it is also located in New Delhi. Then there are 7 commands of army, and what are they? ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स है ये हम लोगों ने ब्रीफली अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया था इन माय प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस. आर्म फोर्सेस चैप्टर मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया था 1 by 1. ठीक है, अब ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हेडक्वार्टर तो है बट where they are located, where they are actually located. ठीक है, हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं पहले ये डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट इज नॉर्दर्न कमांड, सेकंड इज वेस्टर्न कमांड, थर्ड इज सेंट्रल कमांड, फोर्थ इज सदर्न कमांड, फिफ्थ इज साउथ वेस्टर्न कमांड, सिक्स्थ इज ईस्टर्न कमांड एंड द सेवेंथ इज ट्रेनिंग कमांड. सबसे पहले तो आपको इंडियन आर्मी में याद रखना है कि दे आर हैविंग 7 कमांड्स. ठीक है, 7 कमांड्स हैं. अब 7 कमांड्स के हेडक्वार्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन यू शुड नो दैट वेयर ऑल आर दी हेडक्वार्टर लोकेटेड. थोड़ा मैं आपको हिंट दे देती हूँ. आपका नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन उधमपुर. आपका ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन शिमला. आई ऑल्सो टोल्ड यू दी हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड, ये कहाँ पे है? ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था डेट इट इज़ इन चंडी मंदिर. और चंडी मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. सो दीज ऑल वर दी हेडक्वार्टर ऑफ Indian Army, or I can say the 7 commands of Indian Army. Now we are moving on to Navy and Air Force. So the Naval Headquarters at New Delhi exercises administrative and operational control over the Navy through various administrative authorities. For this purpose, the Navy is divided into 3 commands. तो हमने अभी आर्मी की बात करी थी, it is divided into 7 commands. बट जो आपकी नेवी है, क्योंकि आपका नेवी कहाँ पे काम करता है? दे आर लोकेटेड एट दी कोस्टल एरियाज. ठीक है, आपके कोस्टल एरियाज में आपका कौन कौन सा आ गया? आपका बे ऑफ बंगाल का साइड आ गया, आपका अरेबियन सी का साइड आ गया, एंड देन योर इंडियन ओशन साइड. तो इसमें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला, कि आपके नेवी के हेडक्वार्टर कहाँ पे होंगे. तो जब हमारी कंट्री 3 साइड से पानी से घिरी हुई है तो ऑब्वियसली इट विल हैव दी 3 कमांड्स. ठीक है, 3 ही कमांड होंगी. तो 3 कमांड कौन कौन सी है? दे आर योर वेस्टर्न नेवल कमांड. ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन मुंबई. देन योर ईस्टर्न नेवल कमांड. तो हमेशा जब भी आप ये लिखो कमांड्स नेवी की स्पेशली, तो मैप को अपने सामने रखना. ठीक है, तो आपकी वेस्ट साइड क्या आ गया? योर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. देन योर ईस्टर्न साइड क्या आ गया? योर आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापट्टनम. और आपका सदर्न साइड क्या आ गया? कोचिन. ठीक है, सो इट इज़ इन केरला.
तो तीनों कमांड्स बहुत इजी है. वेस्टर्न कमांड एट मुंबई, ईस्टर्न एट विशाखापट्टनम एंड सदर्न नेवल कमांड इट इज़ इन कोचिन. देन सिक्स्थ इज द नेवी हैज़ एट प्रेजेंट 2 फ्लीट. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लीट किसे बोलते हैं. सो फ्लीट इज़ बेसिकली अ लार्ज फॉर्मेशन ऑफ वारशिप. ठीक है, जो भी आपकी वारशिप्स होती हैं उसके जो फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत ही लार्ज फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं फ्लीट. तो एट प्रेजेंट नेवी की कितनी फ्लीट है? 2 फ्लीट है. ईच फ्लीट इज कमांडेड बाय फ्लैग ऑफिसर ऑफ द रैंक रियर एडमायरल. ठीक है, हर एक फ्लीट को, अगर 2 फ्लीट है तो हर एक फ्लीट को कौन कमांड करेगा? एक फ्लैग ऑफिसर, जिनकी रैंक क्या होती है? रियर एडमायरल. ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी 2 फ्लीट है? सो दी 2 फ्लीट्स आर द वेस्टर्न फ्लीट एंड द ईस्टर्न फ्लीट. तो आपके सिर्फ 2 फ्लीट है, वो भी कहाँ पे है? वेस्ट एंड द ईस्ट. The seventh is the staff of air headquarter consists of 3 branches with the air staff administrative maintenance branch. ठीक है, तो एयर के हेडक्वार्टर हमारे 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं. सबसे पहले आपकी आ जाती हैं जो ऊपर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है, ये आ जाती है आपकी ऑपरेशनल ब्रांच. Then sixth is your training branch and the seventh is your maintenance command. ठीक है, तो ये आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, योर ऑपरेशनल, योर ट्रेनिंग एंड देन योर मेंटेनेंस. तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशनल कमांड. तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? दे आर what all they are Eastern Air, Western Air Command, then your Central Air Command, then Eastern Air Command, then South Western Air Command, then Southern Air Command, और your sixth is your training command. ठीक है, it is your training command, it is not under your operational command. then seventh आपका maintenance command आ गया. तो ऊपर के 5 आपके ऑपरेशनल हैं, 6th योर ट्रेनिंग है एंड 7th योर मेंटेनेंस कमांड है. तो तीनों ही आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. अब इनके हेडक्वार्टर जो जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका ट्रेनिंग कमांड, योर मेंटेनेंस कमांड, और आपको बाकी ऑपरेशनल कमांड भी याद होनी चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट वेयर ऑल द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल दीज कमांड. Next is basic information of army. So the word is misspelled here, so you can correct it. We are just discussing about the basic information of army or how the army originated. ठीक है, so the present day Indian Army owes its origin to British days. इंडियन आर्मी का ओरिजिन इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले ही हो चुका था. अब ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंडियन आर्मी कब ओरिजिनेट हुई थी, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स किस किस मंथ में और किस किस ईयर में ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है, द आर्मी सिंस इंडिपेंडेंस हैड टेकन पार्ट इन द फॉलोइंग मेजर ऑपरेशन इन डिफेंस ऑफ आर बॉर्डर्स. कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से वॉर्स हैं जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया है, तो वो कौन कौन सी है? द फर्स्ट इज़ कश्मीर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. इट इज़ नॉट कशीर, इट इज़ कश्मीर. सो कश्मीर ऑपरेशन कब हुआ था? 1947 to 1948 में, जिसका इंडियन आर्मी पार्ट रही थी. सेकेंड इज सिनो इंडियन ऑपरेशन इन नेफा. सो सबसे पहले आप बात करते हैं कि नेफा स्टैंड फॉर, तो आपके प्रेजेंट डे में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको हम पहले बिफोर इंडिपेंडेंस, जब तक हमारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के नाम नहीं लिखे गए थे, ठीक है, उनको रीनेम नहीं किया गया था, तब तक हम उसको नेफा बोलते थे. सो नेफा स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट Frontier Agency. The full form of NEFA is North East Frontier Agency and in present day it is known as Arunachal Pradesh. तो आपका जो सिनो इंडिया ऑपरेशन हुआ था जिसका इंडियन आर्मी पार्ट रही थी, वो कहाँ कहाँ पे था? इट वाज इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन लद्दाख इन 1962. तो 1962 का जो वॉर था वो किसके साथ हुआ था? इट वाज विद चाइना. देन थर्ड इज़ इंडो पाकिस्तान वॉर. सो इंडो पाकिस्तान वॉर्स हमारी 2 रही हैं उस टाइम. कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ 1965 में एंड देन द सेकेंड इज़ इन 1971. फिफ्थ इज़ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट. सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आपका कब हुआ था? इट हेल्ड इन
1999, ठीक है, योर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन 1999. सो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मेजर वॉर्स है जिसका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्ट रही हैं. एंड कभी कभी आपसे इन वॉर्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड गो थ्रू ऑल दीज वॉर्स थॉरोली, और आई कैन से ब्रीफली थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए आप, क्योंकि 3 to 5 मार्क्स में आपका आ सकता है दैट एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्टिकुलर वॉर. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द फाइटिंग आर्म्स. तो आर्म फोर्सेस की फाइटिंग आर्म्स कौन कौन सी होती हैं. सो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आर्म फोर्सेस किस किस में डिवाइडेड है. तो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू योर फाइटिंग आर्म्स. ठीक है, जो भी युद्ध में, जो भी वॉर्स में, जो भी आर्म फोर्सेस के जो पार्ट लेते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटिंग आर्म्स. एंड योर सेकेंड इज सपोर्टिंग आर्म्स, मतलब जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग वॉर, और अदर देन वॉर जो भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है इंडियन आर्मी को, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिव आर्म. सो द फर्स्ट इज फाइटिंग आर्म. फाइटिंग आर्म कितने में डिवाइडेड है? दे आर डिवाइडेड इनटू आर्मर्ड. ठीक है, आर्मर्ड क्या होता है? तो जो भी इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर या जो भी इंडियन आर्मी का पार्ट जो आर्म के साथ, वेपन्स के साथ रिलेट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्मर्ड यूनिट. ठीक है, आर्मर्ड में आपके सारी चीज़ें आ गई, आपकी आर्टिलरी गन्स आ गई, आपकी बाकी गन्स आ गए, आपके टैंक्स आ गए, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? ये दे केम अंडर योर आर्मर्ड यूनिट. सेकेंड इज इन्फेंट्री. तो इन्फेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री को हम लोग फुट शोल्डर यूनिट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे शोल्जर्स हैं, ठीक है, विदाउट आर्म आते हैं इसके अंदर. ठीक है, जितने भी आपके शोल्जर्स हैं, जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, बटालियंस हैं, अगर वो विदाउट आर्म है तो वो किसके अंडर आ जाती है? दे केम अंडर इन्फेंट्री. ये थर्ड इज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री. तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमने इन्फेंट्री के आगे मैकेनाइज को ऐड कर लिया है. सो इन्फेंट्री वॉज स्टैंडिंग फॉर फुट शोल्डर, एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मतलब फुट शोल्जर्स विथ मैकेनाइज सपोर्ट. जिनके पास मैकेनाइज सपोर्ट होता है, आर्म सपोर्ट होता है, वो किसके अंडर आ जाते हैं? दे केम अंडर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री. 11th इज योर सपोर्टिंग यूनिट. ठीक है, तो सपोर्टिंग यूनिट कौन कौन सी है? दे आर योर आर्टिलरी. ठीक है, दे आर योर इंजीनियर्स, जो भी आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए वो इसके अंडर आते हैं. देन दे आर योर आर्मी एयर डिफेंस. तो जो भी आपको एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग वॉर, तो वो किस में आ जाते हैं? दे केम अंडर आर्मी एयर डिफेंस. देन योर आर्मी एविएशन कॉप, ये भी आपका एयर डिफेंस से ही रिलेटेड है. देन योर सिग्नल्स. नेक्स्ट इज योर सपोर्टिंग यूनिट. इसमें भी आपके कौन कौन से आते हैं? आर्मी सर्विस कॉप. ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉप, जो भी आपके एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल्स, जो भी आपके एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, जो भी आपके ये मिलिट्री जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे किसके अंडर आ जाते हैं? आर्मी मेडिकल कॉप के अंदर. देन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप. देन कॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉप. ठीक है, इसको RNV भी हम लोग बोलते हैं, मगर जब भी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉप ही बोलोगे. देन आर्मी एजुकेशन कॉप, द इंटेलिजेंस कॉप, द कॉप ऑफ मिलिट्री पुलिस. ठीक है, मिलिट्री पुलिस आपने सुना होगा, तो मिलिट्री पुलिस की कॉप भी किसके अंदर आ जाती है? इट केम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज. देन जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, जो कि आपकी जैग एंट्री होती है, ठीक है, इंडियन आर्मी में, तो ये भी किसके अंडर आती है? सपोर्टिंग सर्विस के अंदर. देन योर आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कॉप, द पाइनर कॉप एंड डिफेंस सिक्योरिटी कॉप. सो दीज ऑल कॉप्स दे केम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज. और बाकी जो आपकी फाइटिंग आर्म्स है वो सिर्फ आर्मर्ड इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है. तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है. अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोई भी 10 सपोर्टिंग यूनिट्स के नाम बताओ इंडियन आर्मी के, तो यू शुड नो कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं वो. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी. आपको अगर आप इसको एक बार भी पढ़ोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा कि हाँ, मेडिकल था, देन योर सर्विस था, योर ऑर्डिनेंस था, योर एजुकेशन था, इंजीनियर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग आ जाता है, एडवोकेट आ जाता है. आप जैक से इसको नॉर्मली याद रख सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सपोर्टिंग सर्विसेज. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू बैचेस एंड रैंक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपका हर बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दैट कंपेयर दीज 3 रैंक्स ऑफ 3 डिफरेंट फोर्सेस और इक्विवेलेंट रैंक्स. ठीक है,
तो कंपैरिजन करते हैं हम एक बार। नॉर्मली मैं एग्जांपल लेती हूँ बीच बीच से, ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया था, तो आई विल सजेस्ट यू दैट जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो थॉरोली। वो वीडियो बहुत डिटेल्ड में है और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से आ जाएगी, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर योर क्विक रिविजन ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इंडियन आर्मी की रैंक कौन सी है, तो आपको इसको नीचे से याद रखना है। पहले आपका लेफ्टिनेंट आता है, देन योर कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जो रैंक रेयरली किसी को मिली है और किस किस को मिली है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इंडियन आर्मी में दो ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इन दोनों के नाम। नेक्स्ट इज योर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में भी आप नीचे से याद रखो रैंक। सबसे पहले आते हैं आपके सब लेफ्टिनेंट, देन योर लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कैप्टन, देन कमोडोर, देन रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल, एडमायरल ऑफ द फ्लीट। तो एडमायरल ऑफ द फ्लीट ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी में अभी तक किसी को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट इज योर फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड सबसे सुप्रीम एयर चीफ मार्शल। और मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अभी तक सिर्फ एक ही को मिली है, और वो कौन है उनका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि फील्ड मार्शल 2 को मिली है, एडमायरल ऑफ द फ्लीट अभी तक किसी को नहीं मिली है, एंड मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक को मिली है, तो इनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एंट्री इनटू इंडियन आर्मी। सो इट इज़ वेरी जनरल, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एंट्री किस किस तरीके से हो सकती है इंडियन आर्मी में, तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस में आपकी 2 तरह की एंट्रीज होती है। कौन कौन सी? आपका पहले परमानेंट कमीशन, मतलब आप परमानेंटली ही इंडियन आर्मी में जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे। एंड नेक्स्ट इज़ योर शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आर्मी को सर्व करना चाहते हैं और आगे फ्यूचर में कुछ और प्रोफेशनल को चूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपके 2 एंट्रीज होगी, योर परमानेंट एंड योर शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपका परमानेंट कमीशन किसके थ्रू होता है? इट इज़ through your Indian Military Academy, that is IMA. And where is IMA located? IMA is located in Dehradun, Uttarakhand. Short Service Commission आपको किस से मिलता है? They grant you through OTA, that is Officer Training Academy. और ये कहाँ पे located है? It is located in Chennai. When you opt for permanent commission, you are basically looking at a permanent career in the army, a career till your retirement. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप आर्मी में सर्व करना चाहते हो। दिस इज़ व्हाट परमानेंट कमीशन इज़। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु एस्पायर टू सर्व इट फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है। जो सिर्फ कुछ सालों के लिए इंडियन आर्मी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, एंड देन फ्यूचर में कोई और प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं। It gives you the option of joining Indian Army and serving it as a commissioned officer for 10 years. Short service commission में आप सिर्फ 10 years के लिए सर्व करते हो, और जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो आपको परमानेंट कमीशन की आज़ादी है, मतलब आपको फ्रीडम है कि आप परमानेंट कमीशन चूज़ कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर योर शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो दिस वॉज प्रीवियसली फॉर मेन कैंडिडेट ओनली, मगर अब वुमेन कैंडिडेट के लिए भी परमानेंट कमीशन आ चुका है कुछ कुछ कोर्स में, कुछ कुछ कॉर्प्स में, ठीक है। Alternatively, you can also ask for 4 years extension and can choose to resign from your post any time during this period. अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आफ्टर डेट यू कैन आस्क फॉर 4 years और एक्सटेंशन, ठीक है। 4 साल का एक्सटेंशन आप मांग सकते हो, और उसके बीच में आप कभी भी रिटायर हो सकते हैं और रिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ वे टू गेट परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन आपको कैसे कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट इज़ थ्रू योर NDA, दैट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये एग्जामिनेशन होता है आपका
कब होता है? 10+2 के बाद यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देन इज़ योर डायरेक्ट एंट्री, जो आपका डायरेक्ट एसएसबी होता है, ठीक है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देन इज़ योर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो भी इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनका भी परमानेंट कमीशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की भी एंट्री होती है। वो कौन सी एंट्री है? इट इज़ टीजीसी, डेट इज़ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। देन इज़ योर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आपका टीईएस एंट्री होता है, डेट इज़ टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है। सो दीज ऑल वर द वेज ऑफ योर परमानेंट कमीशन। देन वे टू गेट शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन कैसे गेन कर सकते हो? सो फर्स्ट इज़ योर नॉन टेक्निकल एंट्री, ठीक है, जो बोथ मेन एंड वुमेन के लिए होती है। उसके बाद आपकी टेक्निकल एंट्री जो मेन एंड वुमेन के लिए होती है। देन आपने कैडेट्स ने तो सुना ही है एनसीसी स्पेशल एंट्री, ठीक है, जो मेन्स एंड वुमेन्स के लिए होती है। एंड देन योर लॉ ग्रेजुएट, जो भी दोनों मेन एंड वुमेन के लिए होती है। देन फर्स्ट इज़ योर नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के वो सेंटर्स बताओ कहाँ कहाँ पे है। देन योर परमानेंट कमीशन का बताओ, ठीक है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन, ये सभी आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंडियन आर्मी के जितने भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कैडेट्स को, उसके ब्रांचेस या उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। तो एनडीए इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? खड़कवासला। और खड़कवासला कहाँ पे? आपका पुणे के पास है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी इन द वर्ल्ड। ये पहली ट्राई सर्विस अकेडमी थी दुनिया की। पहली कैसे? ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हो, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों को। तो एनडीए पहली ट्राई सर्विस एकेडमी थी। यू कैन टेक दी एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम राइट आफ्टर क्लास 11th, मतलब आप 12th में अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो आपकी एक एंट्री होती है उसमें भी आप अपना एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और आफ्टर 12th तो आप दे ही सकते हो। क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम, 5 days service selection board interview, pass your medical and you are in NDA. 3 years in NDA and you will be must improve person apart from providing graduate degree, ठीक है। उसके बाद जब आपने एनडीए का एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, देन योर मेडिकल होता है। और अगर आप ये सारे क्लियर करते हो देन आप एनडीए को ज्वाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ से पास आउट होते हो तो आपको एज ए लेफ्टिनेंट वहाँ से पास आउट किया जाता है। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ एनडीए। आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि एनडीए कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज़ योर आईएमए। तो आईएमए कहाँ पे लोकेटेड है ये भी मैंने आपको बताया था। इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून, डेट इज़ उत्तराखंड। देर आर 4 मेन एंट्रीज टू गेट इन टू IMA। IMA में आप कैसे कैसे एंट्री ले सकते हो? तो पहले आपका CDSC एग्ज़ाम, CDSC एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, ठीक है। 10+2 के बाद आप टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 12th के बाद। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम और नेक्स्ट इज़ टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम, ठीक है। तो ये सारी आपकी एंट्री होगी फॉर IMA। आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि IMA का कहाँ पे लोकेटेड है IMA, ठीक है, और किस चीज़ के लिए फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर परमानेंट कमीशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की। उसके बाद OTA चेन्नई इज़ फेमस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 years का जो कमीशन होता है। इसमें भी आपका सेम है, मैंने आपको बताया था आप कैसे कैसे इसको कर सकते हो। तो आपका CDSC एग्जामिनेशन हो गया, आपकी टेक्निकल एंट्रीज़ हो गई, देन योर NCC C सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप OTA में एंट्री ले सकते हो। तो इसमें भी आपका सेम प्रोसीजर हो गया। आपका रिटन टेस्ट होता है थ्रू CDSC जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। देन योर SSB ऑफ 5 days, उसके बाद आपका मेडिकल्स, देन आपकी मेरिट आती है एंड देन इफ़ यू क्लियर्ड ऑल दीज यू गेट मेरिट इन एंड जॉइन OTA, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है OTA का। आपका सिर्फ इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, डेट इज़ इन चेन्नई। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ आर्म फोर्सेज ड्यूरिंग पीस। पीस और फील्ड दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले पीस का मतलब क्या है, आपको वर्ड से पता चल रहा है शांति, ठीक है। तो पीस का मतलब
ऑब्वियसली यही है शांति। जब भी ऐसा टाइम जब वॉर ना हो रही हो, जब कोई भी युद्ध नहीं हो रहा हो, कोई एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं पीस। और आपका फील्ड कौन सा होता है? जब आप बॉर्डर पे होते हो या फिर कोई भी वॉर की सिचुएशन होती है, तो इट इज़ योर फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि पीस में कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है आर्म फोर्सेस की। तो पहला आपका होता है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी। पीस में सबसे पहले आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनली वो अपनी कंट्री को सिक्योर करते हैं। कैसे सिक्योर करते हैं? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं कंट्री में, और दूसरा जो है, अगर कोई भी कंट्री में सिविल अनरेस्ट हो रहा हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो कि अनलॉफुल है, तो उसको कंट्रोल करती है आर्मी। ठीक है। सेकेंड इज असिस्ट इन डिज़ास्टर रिलीफ। ये तो आपने देखा ही होगा, जब भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो आर्म फोर्सेस वहाँ पे हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड टास्क ऑफ आर्म फोर्सेस इन ड्यूरिंग पीस टाइम। सी इज़ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस ये भी आपके जब भी डिज़ास्टर होता है तब रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं बाय आर्म फोर्सेस। देन नेक्स्ट इज सेफ गार्ड आर बाउंड्रीज। जो भी कंट्री की बाउंड्रीज हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, इनको सेफ गार्ड करती है इंडियन आर्मी। देन लास्ट इज ट्रेनिंग फॉर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ट्रेनिंग दी जाती है कैडेट्स को भी, ऑफिसर्स को भी, सभी को, ताकि वो मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें आगे आने वाली जो भी एग्रेशंस है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो नेचुरल थ्रेट हो, तो सारी चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज योर ऑनर्स एंड अवार्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी गैलेंट्री अवार्ड्स, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट इज योर गैलेंट्री अवार्ड्स। तो सबसे पहले आपके गैलेंट्री अवार्ड्स डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? गैलेंट्री अवार्ड पहला आपको जो दिया जाता है वो होता है वॉर टाइम में। ठीक है, जब आप एनिमी को फेस करते हो उस टाइम पे आपको जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है पीस टाइम में। ठीक है, जब आप एनिमी को आपने फेस नहीं किया, आपने किसी और चीज़ में इंटरनली अपनी वीरता दिखाई है, ठीक है, बिना एनिमी को फेस किए, वो आपका सेकंड गैलेंट्री अवार्ड होता है ड्यूरिंग पीस टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वॉर टाइम में जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका गैलेंट्री अवार्ड जो कि हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, व्हाट इज इट? इट इज़ परमवीर चक्र, डेट इज़ योर पीवीसी। ठीक है, आपका परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद जो आपका आता है इट इज़ योर महावीर चक्र, देन वीर चक्र, देन सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल। सेना मेडल भी आपका गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम में ही आता है। देन मेंशन इन डिस्पैचेस, चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड। ठीक है, ये तो कार्ड की बात होगी। हम जो मेन बात करते हैं वो है हमारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एंड देन योर सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल। ठीक है, ये चारों हैं। इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, देन यू शुड रिमेंबर कौन सा है, योर परमवीर चक्र। उसके बाद द गैलेंट्री अवार्ड्स ड्यूरिंग पीस टाइम। तो पीस टाइम में आपके गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से हैं, जो कि जिसमें आपने एनिमी को फेस नहीं किया होता है, बल्कि इंटरनली किसी और काम में अपनी वीरता दिखाई होती है, विल्योर दिखाया होता है, करेज दिखाया होता है, वो होता है गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। तो सबसे हाईएस्ट जो आपका गैलेंट्री अवार्ड है पीस टाइम का वो कौन सा है? इट इज़ योर अशोका चक्र। ठीक है, सेकंड है आपका कीर्ति चक्र एंड दी लास्ट इज शौर्य चक्र। तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है कि हाईएस्ट कौन सा है, योर अशोका चक्र, देन कीर्ति चक्र एंड देन योर शौर्य चक्र। नेक्स्ट इज नॉन गैलेंट्री अवार्ड। अभी हम लोगों ने बात की गैलेंट्री अवार्ड की, मतलब जो वीरता पुरस्कार जिनको हम लोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। तो नॉन गैलेंट्री अवार्ड जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन या फिर आपके जो लिटरेसी से रिलेटेड लोग होते हैं या सोशल वर्क से होते हैं उनको दिया जाता है। तो वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं? दी हाईएस्ट नॉन गैलेंट्री अवार्ड इज़ योर भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, देन योर पद्म भूषण, देन सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, देन परम विशिष्ट सेवा मेडल, देन पद्मश्री, देन सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, देन उत्तम युद्ध सेवा मेडल, देन अति विशिष्ट सेना मेडल,
10th is your President Police and Fire Service Medal for Gallantry. 11th is your President Police Medal for Gallantry. 12th is your President Fire Service Medal for Gallantry. 13th is your President Home Guard and Civil Defense Medal for Gallantry. 14th is your President Correctional Service Medal for Gallantry. 15th is your Yuddha Seva Medal and 16th is your विशिष्ट सेवा मेडल. तो इसमें से सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 6 याद रखने हैं. कौन कौन से हो गए? योर भारत रत्न, योर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड योर पद्म श्री. दीज 5 आर इम्पॉर्टेंट. बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए. नेक्स्ट इज योर एनसीसी अवार्ड्स. तो अगर आप एनसीसी कैडेट हो, यू शुड नो कि एनसीसी में कौन कौन से अवार्ड कैडेट्स को दिए जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि राइट एनी 3 और राइट एनी 4 एनसीसी अवार्ड्स. सो व्हाट ऑल आर दे? द फर्स्ट इज रक्षा मंत्री पदक. ठीक है, रक्षा मंत्री पदक. उसके बाद रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, देन योर रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र. ठीक है, रक्षा मंत्री हो गए आपके डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है, और रक्षा सचिव हो गए आपके डिफेंस सेक्रेटरी. तो ये सारे पदक दिए जाते हैं एनसीसी कैडेट को. देन फोर्थ इज़ योर महानिदेशक प्रशंसा पत्र. महानिदेशक में जो आपका डीजी रिकमेंडेशन होता है वो इसके अंडर आ जाता है. देन योर महानिदेशक प्रशंसा पत्र टू सिविलियन पर्सोनल. जो सिविलियन पर्सोनल को दिया जाता है वो भी एनसीसी अवार्ड्स के अंदर ही आता है, और जो एनसीसी कैडेट को दिया जाता है वो तो इसके अंदर आता ही आता है. ठीक है, तो आपके एक डीजी रिकमेंडेशन हो गया. देन योर डिफेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस सेक्रेटरी के जो भी प्रशंसा पत्र हैं या फिर पदक हैं वो भी आपके एनसीसी अवार्ड्स के अंडर आ जाते हैं. तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉर वेयरिंग ऑफ मेडल एंड डेकोरेशन. तो ये आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर बताया गया है मेडल्स का. जितने भी हमने डिस्कस किया अभी, चाहे वो आपका गैलेंट्री अवार्ड हो गया, फिर गैलेंट्री में चाहे वो आपका ड्यूरिंग वॉर टाइम या ड्यूरिंग पीस टाइम का हो गया, या फिर आपके नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए, वो उन सब का सीक्वेंस मिक्स करके दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट जो हमारा होता है अंडर गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री वो कौन सा है? वो आपका होता है भारत रत्न. तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सुप्रीम रत्न या फिर सुप्रीम अवार्ड कौन सा है, तो यू शुड रिमेंबर वो कौन सा है. इट इज़ योर भारत रत्न. उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है परमवीर चक्र, जो कि गैलेंट्री अवार्ड्स में और आई कैन से वॉर टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जिसको माना जाता है वो कौन सा है? परमवीर चक्र. तो वो आपके ओवरऑल में सेकंड नंबर पे आता है. देन योर अशोक चक्र, देन पद्म विभूषण, पद्म भूषण. देन सिक्स्थ इज योर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सेवेंथ इज योर परम विशिष्ट सेवा मेडल. एट्थ इज योर महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन पद्मश्री. 11th इज योर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक. 12th इज योर उत्तम युद्ध सेवा मेडल. 13th इज योर अति विशिष्ट सेवा मेडल. 14th इज योर वीर चक्र एंड 15th इज योर शौर्य चक्र. तो सारे ये आपका सीक्वेंस हो गया. सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, देन पीवीसी दैट इज़ परमवीर चक्र, और सबसे नीचे आपके आ जाते हैं वीर चक्र एंड शौर्य चक्र. तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे कभी सीक्वेंस पूछा जाए. वैसे आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मेन याद रखना कि सीक्वेंस क्या है: भारत रत्न, पीवीसी, अशोक चक्र, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण. तो ये हो गया आपका एक क्विक रिवीजन. ठीक है, आर्म फोर्सेस चैप्टर का. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर आपको इसमें डिटेल में देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी जो मैंने वीडियो बनाई थी फॉर आर्म फोर्सेस. और आप स्पेशली इन रैंक्स को तो पक्का याद रखिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके अलावा आपकी सपोर्टिंग यूनिट और आपका जो फाइटिंग आर्म्स है ये तो आपको पता होना ही चाहिए. उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का ओरिजिन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था. ठीक है, और स्पेशली जो मैंने आपको बताया था कि फील्ड मार्शल, एडमायरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन थे. उसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट वॉर्स याद रखनी है जो इंडियन आर्मी ने लड़ी है. इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी का भी पूछा जाता है मगर इतना नहीं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका इंडियन आर्मी का है कि
ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन सी हैं, और अगर वर्ड्स नहीं पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड को डिस्क्राइब करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है। उसके बाद आपकी कमांड्स आ गई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपकी आर्मी की कमांड्स तो पूछी ही जाती है, कोई एक ना एक आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा ही जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, या फिर आपको मैच दी फॉलोइंग दे देंगे कि इनको मैच करो कौन कौन सी कमांड है, तो यू शुड नो। आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आर्मी की सारी 7 कमांड कौन कौन सी है। वेस्टर्न, मेंटेनेंस, सेंट्रल, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा आप बताओ कि कौन कौन सी कमांड बची हुई है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आर्म फोर्सेज चैप्टर, आई होप इट इज़ क्लियर, and I will be continuing this particular series till your 6th March so that I can cover most of your syllabus. So this was all about the video. Stay tuned, ठीक है। I am going to bring more videos to help you for B and C certificate examination, and if you like the video, please hit the like button and subscribe button, also the bell icon for future notification, because the exam is very near and I believe that these videos are going to help you a lot. Jai Hind.